नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। एक काम जो एनडीए को दूसरे दलों से अलग बनाता है वो है विरोधियों से पहले चुनाव की तैयारी में जुटना। आज पटना में एनडीए में शामिल दलों की बड़ी बैठक होने जा रही है जो सीएम आवास पर होगी। इसमें उपचुनाव और 2025 के चुनाव की तैयारी पर चर्चा के साथ ही एनडीए के दलों के बीच बेहतर तालमेल पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में 2025 की रणनीति पर मंथन हो सकता है। तो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास एक कड़े मार्ग में एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जिसमें 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा होने की संभावना है। इस बैठक में न सिर्फ आने वाले चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी, बल्कि एनडीए के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच कैसे बेहतर तालमेल हो, इसे लेकर भी फैसला हो सकता है। बैठक में एनडीए के सभी एमपी, एमएलए, एमएलसी और जिलाध्यक्ष को बुलाया गया है। बैठक पर अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आनंद अमृतराज। 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार के सरकारी आवास एक अन्य मार्ग में आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और एनडीए की इस बैठक पर तमाम सियासी निगाहें टिकी हुई हैं कि इस बैठक में क्या कुछ होता है। लेकिन एनडीए की ये बैठक लगभग 4 सालों के बाद हो रही है और जाहिर सी बात है 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें तमाम एनडीए के सांसद, विधायक, एमएलसी और जिला अध्यक्ष मौजूद रहेंगे और इसमें वो तमाम रणनीतियां बनेगी कि 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को कैसे शानदार जीत मिले। चूंकि नीतीश कुमार से लेकर एनडीए के तमाम बड़े नेताओं ने दावा किया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में 220 से 225 सीट पर एनडीए को जीत मिलेगी। जाहिर सी बात है उसके लिए एक बड़ी रणनीति बनानी पड़ेगी और इसी रणनीति को लेकर आज ये बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी कि 2025 के विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों पर जनता के बीच में जाया जाए। साथ ही जो बिहार सरकार ने विकास कार्य किए हैं या फिर केंद्र सरकार ने जो बिहार के लिए योजनाएं दी हैं उसकी जमीनी स्थिति क्या है, इसके बारे में भी तमाम नेताओं से फीडबैक लिया जाएगा। साथ ही संगठन कैसे मजबूत हो और एनडीए के नेता और कार्यकर्ताओं में बेहतर तालमेल कैसे बैठे, इसे लेकर भी इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा होने की पूरी संभावना है। साथ ही इसकी भी कोशिश होगी कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए ताकि एनडीए के तमाम घटक दलों में अगर किसी बात को लेकर सहमति हो तो उसमें सहमति बनाई जाए। और इस बैठक में नजर इस बात पर भी लेकर टिके रहेगी कि नीतीश कुमार इस बैठक में जब संबोधन करते हैं तो एनडीए नेताओं और कार्यकर्ताओं को किस तरीके से उत्साह भरते हैं और आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या महत्वपूर्ण टिप्स देते हैं। लेकिन इस बैठक को लेकर कई सियासी संकेत भी मिलने की पूरी संभावना है कि एनडीए की इस बैठक में 2025 को लेकर क्या रणनीति बनेगी। लेकिन उसके पहले 4 सीट पर जो उपचुनाव होने वाले हैं उसे लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है कि उस चारों सीट को कैसे जीता जाए, जिसका दावा लगातार एनडीए के नेता करते हैं। तो जाहिर सी बात है एक अन्य मार्ग पर सियासी निगाहें टिकी हुई हैं कि इस बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। पटना में सीएम नीतीश कुमार के एक अणे मार्ग में आज एनडीए की बड़ी बैठक होने जा रही है। इसे लेकर राजनीतिक हलचल तेज दिख रही है। बैठक का एजेंडा क्या होगा और किन मुद्दों पर चर्चा होगी, इसे लेकर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से बात की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। आज एक अन्य मार्ग में एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा मौजूद है। सर, आज बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, क्या कुछ होने वाला है इसमें? बिल्कुल, ये जो एनडीए की बैठक है ये सिर्फ एनडीए की मजबूती के लिए नहीं, ये वर्तमान समय में जो राजनीतिक है, वर्तमान राजनीतिक ये मांग है 2025 की जो चुनौती है उस चुनौती को फतह करने के लिए और बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए हम लोग उस पर रणनीति पर बात करेंगे और प्रमुख जो हमारे नेता हैं, जो एनडीए घटक दल के जो तमाम वरीय नेता उपस्थित हो रहे हैं, उनकी बातों को हम लोग सुनेंगे, काम करेंगे। सर, एक खबर ये भी बताइए कि एनडीए के जो नेता और कार्यकर्ताओं में जमीनी स्तर पे आपसी एकता बढ़े, इसके लिए भी बैठक बुलाई गई है। बिल्कुल, ये तो कामोवेश जो है सब लोग महसूस किया है। ऊपर लेवल पर जो है हम लोग के शीर्ष नेतृत्व पर और प्रदेश स्तर पर तो बैठक हो जाती है और इसकी समीक्षा हो जाती है और तालमेल हो जाती है, लेकिन कहीं न कहीं नीचे स्तर पर जाके कमियां रहती हैं। तो निश्चित रूप से ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण रखता है। हमारे नेता के नीति का कोई मुकाबला नहीं और हमारे नेता में कोई खोट नहीं। दिन रात मेहनत करते रहते, दिन रात काम करते रहते हैं बिहार की तरक्की के लिए, तो फिर मुकाबला कौन करेगा? बेहतर से बेहतर प्रदर्शन होगा। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और चलिए पटना से न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद, 25 में चुनाव है, लेकिन तैयारी देखिए कितनी पहले से ही शुरू की जा चुकी है। एनडीए में
तालमेल हो। नेता हमारे इकट्ठा रहेंगे, उसी संदर्भ में बैठक है। ये नीचे तक देखिए, मैसेज नीचे तक भेजना है कि कैसे नीचे तक कार्यकर्ता एकजुट होकर के। 2020 वाली गलती नहीं दोहरानी है। अरे नहीं भाई, गलती 2020 वाली गलती क्या हुई थी, वो उस समय का बात दूसरा था। अभी पूरा एनडीए एकजुट है। तो इस संगठन की मजबूती के लिए भी आपसी तालमेल बेहतर होगा। एकदम बहुत बेहतर होगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में 200+। तो देखिए, राजू तिवारी हैं, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष है। एनडीए के तमाम घटक दल आज इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, एक एनएमआर की तस्वीर। आप देखिए, जो एनडीए के नेता और कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और बीजेपी हो, जेडीयू हो, लोजपा हो, तमाम पार्टी के जो लोग हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। जाहिर सी बात है, इस बैठक को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इस मायनों में भी महत्वपूर्ण है कि इसमें न सिर्फ एनडीए के संगठन का बेहतर तालमेल जमीनी स्तर पे हो, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो लगातार एनडीए के नेता ये तर्क देते हैं कि भाई 220 और 225 सीट मिलेगा, वैसी परिस्थिति आसानी से कैसे हो, उसको लेकर भी बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लगातार नेताओं का आने जाने का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जेडीयू हो, बीजेपी हो, इसके अलावा लोजपा हो, हम हो और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, तमाम पार्टी के जो लोग हैं इस बैठक में जा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि नेताओं से आपकी बातचीत का। कुछ देर पहले हमने राजू तिवारी से बातचीत की थी, जो अध्यक्ष हैं लोजपा के। और इस वक्त हम एक एनएमआर की तस्वीर दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग एक जानकारी ये भी दे दें कि तमाम नेताओं को ये निर्देश दे दिया गया है कि कोई भी मोबाइल लेकर बैठक के अंदर न जाएंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण है, मोबाइल लेकर बैठक के अंदर नहीं जाना है। और इस बैठक में जो लोग भी जाएंगे, बैठक के दौरान क्या कुछ हो रहा है वो खबर बाहर ना हो, इसको लेकर भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये बैठक एनडीए के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले साल में 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। उसके पहले इस बैठक में जमीनी स्तर पर कैसे तालमेल बेहतर हो एनडीए नेताओं और कार्यकर्ताओं को, इसको लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा होगी। इसके अलावा विकास कार्य जो बिहार सरकार कर रही है, फिर केंद्र सरकार कर रही है, वो जमीनी स्तर पर कितना पहुंच रहा है और कैसे सरकार के कामकाज से जनता प्रभावित हो रही है, इसको लेकर भी फीडबैक लेंगे। इसके अलावा विधायकों, सांसदों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी जो बात होती है, वो जब अपने क्षेत्र में जाते हैं तो किस चीज़ के समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वो तमाम बातों पर चर्चा होगी। और इस वक्त हम लगातार आपको एक एनएमआर के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नेताओं से बयान लें ताकि बैठक को लेकर क्या कुछ एजेंडा है इसकी भी जानकारी लें। जेडीयू के विधायक हैं, कितना महत्वपूर्ण है सर आज का बैठक? अब तो सीएम के साथ हर बैठक महत्वपूर्ण ही होता है, तो यह भी महत्वपूर्ण है। और चुनाव अब 1 साल ही बचा है, तो इसके लिए तो महत्वपूर्ण है। खबर है कि एनडीए के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जमीनी स्तर पर बेहतर तालमेल हो, इसको लेकर भी चर्चा होगी। जी, इसके लेकर के तालमेल, ये तो जरूरी है कि तालमेल होना ही चाहिए। 2020 में इसकी कमी देखी थी, 2020 में कमी देखी थी, उसी सबको दूर करने के लिए ना व्यवस्था की जा रही है। क्योंकि अभी चुनाव में 1 साल बाकी है, तो उसके पहले कुछ हो जाए नहीं, पहले सब कुछ ठीक ठाक करके। अच्छा, विधायक लोग संतुष्ट हैं अपने क्षेत्र में अधिकारियों से या फिर जो काम हो रहा है उसको लेकर? हम तो संतुष्ट हैं। नहीं, आपकी बात नहीं, मेरे ओवरऑल हम बात करें। हम तो अपनी ही बात कर सकते हैं कि मैं संतुष्ट हूँ। तो देखिए, ये जानकारी, ये जेडीयू के विधायक थे। हम आपको बीजेपी की विधायक से बात करने की कोशिश करते हैं। रामसूरत राय बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बिहार बीजेपी के विधायक भी। सर, बैठक कितना महत्वपूर्ण है सर एनडीए के लिए? हम लोगों के एनडीए के लिए एक छोटा बैठक या बड़ा बैठक सभी महत्वपूर्ण होते हैं। और आगे 25 का चुनाव हमारा तय है। उस 25 में हम कैसे किला को फतह करें, अधिक संख्या बल हमारा हो, और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ एवं विधायकों के साथ समन्वय बना करके आगामी चुनाव को लड़ना। और सामने हमारा जो ये 4 सीट हमें मिला एनडीए का, चारों का चारा जितना हमारा। उपचुनाव तो है सर प्राथमिकता में, लेकिन 1 साल के बाद जो चुनाव होने वाला है, तो जमीनी स्तर पे बेहतर कैसे तालमेल हो, इसको लेकर भी चर्चा होगी। बिल्कुल जमीनी, क्योंकि कार्यकर्ता विधायक एनडीए की बैठक होना अति आवश्यक है। काफी बीच में गैप हो गया था, तो ये बैठक करके पाटने की आवश्यकता है। कुछ और बड़ा फैसला तो नहीं होना सर, क्योंकि 4 साल के बाद एनडीए की बैठक हो रही है। 4 साल के बाद हो रही है। हम तो पहले थे तो कोरोना काल में नहीं हुआ, फिर एनडीए के महागठबंधन में चला गया, फिर पहली बैठक अब 9 महीने के बाद हो रही है, तो बेहतर ही होगा। नहीं, विपक्ष की भी नजरें टिकी हुई है सर आपकी बैठक पे? विपक्ष नजर टिकाए रहे, वो अपना चारा घोटाला को देखते रहे अपना। तो देखिए, बीजेपी के विधायक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री थे भी रामसूरत राय। हम लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं एनडीए की इस बैठक की। और एनडीए की बैठक इस महीनों में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए चुनावी साल आने वाला है और चुनावी साल में तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारी करती है। इस वक्त कई नेता बिहार के दौरे पे हैं, बिहार का दौरा कर रहे हैं और अपनी जमीनी स्थिति जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के भी हैं। आपके यहाँ से कौन कौन आ रहे हैं? हम तो अपने ही बात कर सकते हैं कि मैं संतुष्ट हूँ। तो देखिए, ये जानकारी, ये जेडीयू के विधायक थे। हम आपको बीजेपी की विधायक से बात करने की कोशिश करते हैं।
हमारे यहाँ से सभी प्रमुख साथी और जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ के जिलाध्यक्ष लोग भी पहुँच रहे हैं। कितने लोग हैं टोटल? 27 आदमी हम लोग। हाँ जाइए ना, आपका हो गया है। 27 आदमी हमारे पार्टी की ओर से यहाँ उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी जी, से। हाँ जी जी। तो देखिए उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से 27 लोग शामिल हो रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी से राजू जो तिवारी हैं वो अभी कुछ देर पहले रवाना हुए थे और लगातार नेताओं का आने का सिलसिला जारी है एक अन्य मार्ग में और 11 बजे से ये बैठक शुरू होगी। राहुल जी बिल्कुल, तो देखिए ये तैयारी नजर आ रही, हलचल वहां पर बढ़ी हुई है और जिस तरीके से जुटान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर हुआ है, अगुवाई की है, ऐसे में जेडीयू का जो रुख है 2025 के चुनाव को लेकर के वो भी स्पष्ट नजर आता है। चलिए नजर बना करके रखिए, इस बैठक से आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस तस्वीर को दिखाने के लिए। तो देखिए आज मुख्यमंत्री आवास में एनडीए की बैठक हो रही है। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने दावा किया है कि इस बैठक में बिहार के विकास पर गंभीर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज अपने आवास पर एकजुटता की इस कड़ी को और भी मजबूत करने के लिए आज बैठक बुलाई है। इनमें तमाम जनप्रतिनिधि तो रहेंगे ही, 20 सूत्री के अध्यक्षों को भी आमंत्रित किया गया है। जिलों में विकास कार्यों को और भी जनोपयोगी बनाने और क्रियान्वयन पर विशेष फोकस रहेगा। बिहार का सम्यक विकास भी तभी होगा जब जिलों के विकास योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी मजबूती और तत्परता से होगा। इसमें 20 सूत्री समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। विपक्ष तो विकास चाहता ही नहीं, उसे तो इससे जलन होती है। और देखिए एक तरफ एनडीए की जो बैठक है महत्वपूर्ण वो चल रही, तो दूसरी तरफ बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव भी होना है और इस उपचुनाव को लेकर के जाहिर सी बात है कि इस बैठक में भी चर्चा की जाएगी। हालांकि कह सकते हैं कि इस जंग को अगर देखें तो आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने बिहार के दोनों डिप्टी सीएम को रावण कहा था। इसे लेकर बिहार की सियासत भी गरमाई हुई है। औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील सिंह ने इस पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि सांसद को अपनी भाषा शालीन रखनी चाहिए और शब्दों के चयन पर ध्यान देना चाहिए। लोकतंत्र और राजनीति में इस तरह के बयानों की पूर्व सांसद ने निंदा की है। अब उनका मुंह है, वो चाहे जो बोले, लेकिन इस तरह गरिमामयी भाषा का प्रयोग होना चाहिए। जो आदमी सांसद बन गया है, पहले भी विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो कम से कम भाषा की शालीनता होना चाहिए और शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान होना चाहिए। और देखिए दिल्ली से इस बीच बड़ी खबर है, जहां सरकारी सूत्रों के हवाले से जनगणना को लेकर के बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। अगले साल से जनगणना शुरू होगी। खबर है कि 2025 से शुरू होकर 2026 तक यह जनगणना चलेगी। 2021 में ही ये जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण इस जनगणना को टालनी पड़ी थी और अब खबर सामने आई है, जो शेड्यूल है वो भी अब सामने आया है। अब जनगणना का चक्र भी बदलेगा और खबर यह है कि हर 10 साल में होने वाली जनगणना अब अगली बार 2035 में होगी। यानी कि लोकसभा सीटों का परिसीमन जनगणना पूरी होने के बाद शुरू होगा। परिसीमन प्रक्रिया 2028 तक पूरी होने की संभावना जताई जा रही है। तो जनगणना का चक्र किस तरीके से बदलेगा और अगली जनगणना को लेकर के खबर सामने आ रही है कि 2035 में होगी। लोकसभा सीटों का भी परिसीमन किया जाएगा और ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद से जो कार्यवाही है आगे की वो चलेगी, 2028 तक पूरी होने की संभावना है। और बड़ी खबर राजधानी पटना से है, जहां अपराधियों ने एक आभूषण कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी है। मामला पटना के पीरबहोर थाना क्षेत्र के स्थित बाकरगंज इलाके का है, जहां रविवार की रात लगभग 11 बजे अपने दुकान को बंद कर घर लौट रहे व्यापारी को पैदल आए अपराधी ने घर में घुसकर गोली मार दी। बताया जा रहा है कि मृतक यूपी के रहने वाले अवधेश अग्रवाल पटना के पीरबहोर इलाके में मिठाई दुकान और चांदी के थोक विक्रेता थे। पूरे मामले में एसएसपी ने कहा है कि अवधेश अग्रवाल आगरा में एक हत्या के प्रयास मामले में आरोपी बनाए गए थे और हाल ही में इस मामले में उन्हें बरी किया गया था। पुलिस हर एंगल से छानबीन कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में अवधेश अग्रवाल के पीछे उनके ही कमरे में एक युवक जाता दिखाई दे रहा है, जिस पर पुलिस को शक है कि हत्याकांड को उसने अंजाम दिया है।
जो एक लगभग 60 वर्ष के व्यक्ति थे जो आगरा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो उनके परिजनों से जो प्रारंभिक बातचीत हुई है उसमें ये बात आई है कि वर्ष 2015 में आगरा में ही एक हत्या के प्रयास के कांड में वो अभियुक्त थे और अभी सितंबर माह में ही उसमें उनका एक्विटल हुआ था। तो परिवार वालों द्वारा प्राथमिक संदेह उसी मामले को लेकर व्यक्त किया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा क्या कारण हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक घटना का कोई स्पष्ट कारण समझ में नहीं आ रहा है। 11:10 तक रात्रि का एक CCTV फुटेज हम लोगों को मिला जिसमें वो कमरे में प्रवेश कर रहे हैं और उनके पीछे एक लड़का जाता है जो उनको गोली मार के तुरंत जो है विदिन सेकेंड्स जो है वापस भाग जाता है। और बाहर एक और लड़के के विषय में हम लोग को जानकारी मिली है, तो कल रात में जो CCTV फुटेज मिले उसके आधार पर हम लोग आगे और उसको डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिए, इस हत्याकांड के बाद से कई सवाल भी हैं और सवाल ये है कि आभूषण कारोबारियों को ही बार बार निशाना अपराधी क्यों बना रहे हैं, बार बार वो उनके निशाने पर आ रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही है तो कहीं लूट की घटनाओं को उनके साथ अंजाम दिया जा रहा है। और सवाल ये भी है कि क्या अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं रह गया है, और सवाल ये कि ऐसे बेखौफ अपराधियों पर नकेल कब कसेगी। खबर अरवल से है, जहां एक बार फिर से अस्पताल की व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सदर अस्पताल के मुख्य द्वार के सामने ही ऑटो में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया। जानकारी के मुताबिक प्रसव वार्ड में तैनात डॉक्टरों से परिजनों ने काफी मन्नतें की, लेकिन कोई भी स्वास्थ्यकर्मी नहीं पहुंचा, जिस कारण ऑटो में चादर तानकर दर्द से तड़पती महिला का प्रसव कराया गया। काफी देर बाद स्वास्थ्यकर्मी ने उसे इलाज के लिए वार्ड में भर्ती कराया। हालांकि रोस्टर के मुताबिक 2 महिला डॉक्टर की ड्यूटी थी, लेकिन वो दोनों अपनी ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे। अब देखिए, सवाल भी कई हैं कि ड्यूटी पर डॉक्टर क्यों नहीं थे, जो इस कारण ऐसे प्रसव कराना पड़ा। और खबर जो सामने आई है उस पर सवाल ये भी कि आखिर स्वास्थ्य व्यवस्था कब तक सुधरेगी। और सवाल ये भी है कि अस्पताल में मरीज की एंट्री क्यों रोकी गई। अस्पताल मरीजों के इलाज के लिए होता है, उनकी सुविधा के लिए होता है, लेकिन वहीं उन्हें रोक दिया जाता है। खबर दानापुर से, जहां रानी तालाब के पास बालू नदी गाड़ियों से अवैध वसूली करते 4 रंगदार पकड़े गए हैं, जबकि 2 फरार हो गए। पकड़े गए रंगदारों के पास से एक राइफल, 24 जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल, 2 बाइक के साथ 2000 रुपए बरामद किए गए हैं। सभी रंगदारों को पुलिस थाने ले गई, जहां पूछताछ के दौरान सभी ने अवैध वसूली की बात कबूल की है। आरोपियों की माने तो सरपंच पति टुनटुन सिंह के कहने पर बालू नदी गाड़ियों से वसूली की जा रही थी। पुलिस ने टुनटुन सिंह पर भी अवैध हथियार रखने और अवैध वसूली के आरोप में केस दर्ज किया है। जब इन 4 अपराधियों से पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा बताया गया कि टुनटुन सिंह के द्वारा हथियार के बल पर घाट से निकलने वाले वाहनों से अवैध वसूली का काम किया जा रहा था। इसी बीच में थाना प्रभारी को सूचना मिला और थाना प्रभारी बलबल के साथ छापेमारी किए और इन 4 को गिरफ्तार। खबर बेतिया से है, जहां झाड़ फूक के दौरान हुई मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। झाड़ फूक से रोगी को ठीक करने का दावा तांत्रिक की ओर से किया गया था, लेकिन जब व्यक्ति की मौत हो गई तब तांत्रिक से पैसे की वसूली को लेकर जमकर बवाल हुआ। इस मारपीट में 6 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि लौरिया के कोलाची पुल के पास बगीचे में तांत्रिक बहरान सहनी के पास 2 दिन पहले शिकारपुर के जमुनिया निवासी धुरेंद्र पासवान को इलाज के लिए लाया गया था। परिजनों से बाबा ने इलाज के नाम पर मोटी रकम भी ली थी, लेकिन 2 दिन बाद जब मरीज की मौत हो गई तब हंगामा शुरू हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अब बात छठ की, तो पटना में छठ महापर्व को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। डीएम और एसएसपी छठ घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। सुरक्षा को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है और पार्किंग की भी व्यवस्था की जा रही है। व्यस्त जगह हैं, जहां बाजार है, जहां खरीदारी वगैरह होती है, वहां भी सभी सीनियर ऑफिसर्स भी रहेंगे और पर्याप्त संख्या में बल भी रहेगा। इसके अलावा ट्रैफिक के द्वारा आज जो है आप सभी लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। कल के लिए जो धनतेरस के लिए ट्रैफिक का प्लान रहेगा वो भी आप लोगों के माध्यम से सभी को, पटना में जो लोग, पटना के जो निवासी हैं उनको बता दिया जाएगा। हम लोग किन रास्तों पर कहाँ तक गाड़ियाँ अलाउ करेंगे और बाजार जो क्षेत्र हैं वहाँ पर कहाँ कहाँ गाड़ियाँ जाएंगी और कहाँ कहाँ गाड़ियाँ नहीं जाएंगी, तो सारी व्यवस्था की जाएगी। हाँ, कुछ बचा हुआ है तो उसको अभी समय है हम लोगों के पास, और पानी चूंकि रिस रहा था नीचे से, इसलिए कठिनाई हो रही थी, तो उसको ठीक करने के लिए बोला गया है और अभी 2-3 दिन में वो ठीक हो जाएगा। जो लोगों ने बताया है काफ़ी खराब स्थिति थी, वो उसके बाद इस स्थिति में आया है और अभी समय हम लोगों के पास है तो अगले 2 से 3 दिन में उसको हम लोग एकदम ठीक कर लेंगे और फिर से हम लोग निरीक्षण करेंगे। और एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।